नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस किराड़ू क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को जलजूर्णी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा श्याम आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका सहयोग करें। हम बात कर रहे थे मूल कर्तव्य की। जो हमारा अगला टॉपिक है संसद। जो हमारे सिलेबस में है उसके ऊपर हमारा टॉपिक है संसद। तो जो विधायिका है इसको बोलते हैं व्यवस्थापिका। तो इसमें अनुच्छेद ले, तो इसमें कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक क्या है, विधायिका है। अनुच्छेद 79 से 122 तक क्या है, विधायिका है। क्या है, विधायिका। इसमें बात करें तो भाग 5 में आती है संघ सरकार, जिसमें हम कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और सीएजी की बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है विधायिका, अनुच्छेद 79 से 122 तक। तो हम आज की जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे संसद की। किसकी बात करेंगे, संसद की। जो संसद है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद बताई गई है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। अंग तीन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। और जो संसद का गठन होता है वह राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर होता है। तो हम बात करेंगे संसद की। ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद है। अनुच्छेद 79 में बताई गई है संसद। क्या बताया गया है, संसद बताई गई है अनुच्छेद 79 में। किसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में, संसद है। और संसद के कितने अंग, तो संसद के दो सदन हैं। एक तो है राज्यसभा और एक है लोकसभा। संसद के कितने सदन हैं, दो सदन हैं। एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। जो लोकसभा होती है निम्न सदन होती है, जो राज्यसभा होती है उच्च सदन होता है। तो सदन की बात करें तो सदन कितने हैं, दो। संसद के कितने सदन हैं, संसद के दो सदन हैं। संसद के दो सदन हैं। अब इसकी बात करें कि अंग कितने हैं, तो संसद के जो अंग है, संसद के अंग कितने हैं, तीन। संसद के अंग, संसद के अंग है तीन। तीन कौन कौन से, एक तो है राष्ट्रपति, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। तो तीन अंग है। और सदन में बात करें तो दो आएगा, एक तो है राष्ट्रपति, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। इन तीनों से मिलकर क्या होता है, इन तीनों से मिलकर संसद का गठन होता है। संसद का गठन, संसद का गठन इन तीनों से मिलकर होता है। जो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी अध्यादेश पारित किए जाते हैं, उनको अनुमति देने का कार्य राष्ट्रपति करता है। इसलिए संसद का अंग क्या है, राष्ट्रपति है। राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों क्या है, सदन है। तो हमने बात की विधायिका अनुच्छेद कहाँ है, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक विधायिका के बारे में भाग 5 में बताया गया है। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद है। संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और अंग तीन होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद के जो कितने अंग होते हैं, संसद के अंग होते हैं तीन। तीन अंग, संसद के तीन अंग है। और इन तीनों से मिलकर किसका होता है, संसद का गठन होता है। अब हम बात करेंगे आगे राज्यसभा की। राज्यसभा क्या है, अनुच्छेद 80 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात की गई है। अनुच्छेद 80 में किसकी बात की गई है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। जो अनुच्छेद 80 है वो राज्यसभा है। ये नाम कब पड़ा, ये 1954 में नाम रखा गया। राज्यसभा नाम 1954 में रखा गया। पहले इसका क्या नाम था, पहले इसका नाम था, इसका पूर्ववर्ती नाम था काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। पूर्ववर्ती नाम, राज्यसभा का पूर्ववर्ती नाम क्या था, राज्यसभा का पूर्ववर्ती नाम था काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट किसका नाम था, राज्यसभा का पहले का नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट। ये किसका नाम था, राज्यसभा का था काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको 1954 में नाम चेंज करके क्या कहा गया, राज्यसभा कहा गया। 1954 में इसको क्या बोला गया, राज्यसभा कहा गया। और 1954 से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, 1954 से पहले इसको काउंसिलिंग ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। इसके अन्य नाम की बात करें, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो इसको बोला जाता है ऊपरी सदन।
इसके अन्य नाम की बात करें, जिस नाम से इनको जाना जाता है, इसको बोला जाता है, अन्य नाम में लिख सकते हैं, एक तो इसको ऊपरी सदन अर्थात उच्च सदन बोला जाता है। दूसरा जो राज्यसभा होती है वो क्या होती है, स्थायी सदन होता है, स्थायी सदन। उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है। इसकी बात करें, इसका ये द्वितीय सदन होता है, द्वितीय सदन भी इसको कहा जाता है। और ये क्या होता है, उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है, द्वितीय सदन होता है, और एक क्या होता है, ये प्रमुख सदन होता है। कौन सा होता है, ये प्रमुख सदन होता है, प्रमुख सदन। तो इन नामों से हम किसको जानते हैं, राज्यसभा को जानते हैं। राज्यसभा 1954 से पहले काउंसिलिंग ऑफ स्टेट के नाम से जानी जाती थी। 1954 में काउंसिलिंग ऑफ स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा रख दिया गया, और राज्यसभा को हम ऊपरी सदन बोल सकते हैं, द्वितीय सदन बोल सकते हैं, प्रमुख सदन बोल सकते हैं, और स्थायी सदन बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, स्थायी होता है। इस राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। इसके बाद हम बात करें कि सदस्यों की संख्या कितनी है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, अधिकतम 250। कितनी है, अधिकतम 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो है 250। की ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 सदस्य क्या होते हैं, 238 सदस्य होते हैं निर्वाचित, जिसमें से 238 सदस्य होते हैं निर्वाचित, 238 होते हैं निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा बात करें तो 12 सदस्य होते हैं, वो होते हैं मनोनीत सदस्य, जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो किससे संबंधित होते हैं, जो ये मनोनीत सदस्य होते हैं, ये किससे संबंधित होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा आदि से जो संबंधित व्यक्ति होते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो अधिकतम सदस्य कितने होते हैं राज्यसभा में, अधिकतम सदस्य क्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। जनता इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, जनता का इसमें भाग नहीं लेती, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, जो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में कितने सदस्य इसमें, वर्तमान में यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर है 233 सदस्य। निर्वाचित सदस्य कितने, 233, और मनोनीत कितने, 12, तो वर्तमान में हो जाते हैं 245 सदस्य। अधिकतम सीमा कितनी है, 250, 250, और वर्तमान में कितने हैं, 245। 245 में तो 12 तो हो गए मनोनीत, और निर्वाचित कितने हो गए, 233। आगे हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या होता है कि 8 राज्यों से सबसे ज्यादा जो सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यसभा में वो कितने होते हैं। राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य, सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य, सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य तो वह है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 31 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य कहाँ के हैं, राज्यसभा में सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ से 31 सदस्य चुने जाते हैं। बात करें राजस्थान की, राज्यसभा में राजस्थान से सदस्य, राजस्थान से सदस्य, तो राजस्थान से कितने सदस्य हैं, 10। तो राजस्थान से कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। और सबसे ज्यादा कहां से चुने जाते हैं, उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, राज्यसभा में 31 सदस्य हैं। 8 राज्य ऐसे हैं जहां से एक एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। 8 राज्य ऐसे हैं, 8 राज्य ऐसे हैं जहां से एक एक सदस्यों का चुनाव किया जाता है, एक एक सदस्यों का चुनाव या निर्वाचन किया जाता है।
निर्वाचन किया जाता है। 8 राज्य ऐसे हैं जहां से क्या किया जाता है, केवल एक एक सदस्य चुने जाते हैं। वो है मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा और सिक्किम। इन 8 राज्यों से एक एक सदस्य का निर्वाचन राज्यसभा में किया जाता है। तो एक है मेघालय, दूसरा है मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। चौथा बात करें नागालैंड। पांचवा आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। छठा आता है त्रिपुरा। सातवां है सिक्किम और आठवां है गोवा। ये 8 राज्यों से राज्यसभा में जो सदस्य का चुनाव किया जाता है वो एक एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा में सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य कहाँ से हैं? यूपी से 31 है, राजस्थान से 10 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। 8 राज्य ऐसे हैं जहां से क्या किया जाता है, 8 राज्य ऐसे हैं जहां से एक एक सदस्यों का चुनाव या निर्वाचन किया जाता है। तो कौन से राज्य हैं? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा। यहाँ से एक एक व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। यह है हमारा राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा हमारे परिसंघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा हमारे परिसंघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा हमारे परिसंघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। जो राज्यसभा है वो हमारे किसकी चीज को दिखाती है? वो राज्यसभा हमारे परिसंघीय ढांचे, राज्यसभा में क्या दिया गया है, हमारे यहाँ पर जो सदस्यों का संख्या बताई गई है राज्यसभा में, उसका आधार क्या है? जनसंख्या के आधार पर बताई गई है। जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो उच्च सदन सीनेट होता है वहां पर हर राज्य से 2-2 सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा में सदस्य चुनने का देगा, राज्यसभा में राज्यों से सदस्य का निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जो जनसंख्या का हमारा किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? वो जनसंख्या के आधार पर किया है। राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन किया गया है, सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई है वो किसके आधार पर की गई है? जनसंख्या पर, अर्थात जनगणना पर, जनसंख्या पर आधारित की गई है। यह है हमारी राज्यसभा। राज्यसभा की हमने बात की। राज्यसभा क्या है? अनुच्छेद 79 में है, 80 में है। अनुच्छेद 79 में क्या है? अनुच्छेद 79 में विधायिका की बात की गई है और अनुच्छेद 80 में अनुसांविक संसद की बात की गई है। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक क्या है? विधायिका या व्यवस्थापिका है। और अनुच्छेद 19 में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 79 में संसद की बात की गई है। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल आता है 80 और इसकी बात करें तो लोकसभा का आर्टिकल आता है 81। आर्टिकल क्या आता है? 81। इसके बाद हमने बात की संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इस प्रकार राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर क्या होता है? संसद का गठन होता है। अनुच्छेद 80 में क्या है? अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की बात की गई है। 1954 में इसका नाम क्या रखा गया? राज्यसभा रखा गया। इससे पहले इसको काउंसिलिंग ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। इसका उच्च सदन भी बोलते हैं, स्थायी सदन भी बोलते हैं, द्वितीय सदन भी बोलते हैं और इसको प्रमुख सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमने बात की कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या है? अधिकतम 250 है, जिसमें से 238 का निर्वाचन किया जाता है और 12 को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। इसके बाद हमने बात की कि सर्वाधिक राज्यसभा में चुनने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जहां से 31 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और राजस्थान से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? 10 सदस्यों का राज्यसभा में चुनाव किया
जाता है। 8 राज्य ऐसे हैं जहां से एक एक सदस्यों का किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, चुने जाते हैं। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा। इसके बाद हमने बात की कि राज्यसभा हमारे क्या करती है, परिसंघीय ढांचे, जो हमारा परिसंघीय ढांचा राज्यों का संघ है, हमारे परिसंघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा में सदस्यों का जो आवंटन किया गया है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? जनसंख्या के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81 क्या है? अनुच्छेद 81 है, इसमें बताई गई है लोकसभा। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा है। और ये लोकसभा नाम कब रखा गया? 1954 में। कब रखा गया लोकसभा नाम? 1954 में नाम रखा गया। 1954 में इसका नाम लोकसभा रखा गया। इसका पहले का नाम, इसका जो पूर्ववर्ती नाम है, इसका पूर्ववर्ती नाम क्या है? पूर्ववर्ती नाम है हाउस ऑफ पीपल। पूर्ववर्ती नाम क्या है? इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल, लोगों का घर, जिसको क्या बोलते हैं? लोकसभा। पहले इसको इस नाम से जाना जाता था। लोकसभा नाम 1954 में रखा गया। पहले इसको हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा हम इसके अन्य नाम की बात करें, इनको किस नाम से जाना जाता है, इसके अन्य नाम क्या क्या है उनकी बात करें तो ये क्या होता है? एक लोकप्रिय सदन होता है। ये क्या है? लोकप्रिय सदन। ये क्या है? लोकप्रिय सदन है। लोकसभा क्या है? लोकप्रिय सदन है। दूसरा इसका नाम है अस्थायी सदन। 5 साल के बाद इसका क्या होता है? कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तीसरा इसकी बात करें तो ये क्या है? प्रथम सदन है। ये क्या है? प्रथम सदन इसको कहा जाता है। और एक इसको नाम निम्न सदन के नाम से भी इसको जाना जाता है। निम्न सदन के नाम से भी लोकसभा को जाना जाता है। तो ये क्या है? लोकसभा के नाम है। लोकसभा नाम 1954 में रखा गया। लोकसभा को 1954 से पहले हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था। लोकसभा को लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन और निम्न सदन के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा कि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या, लोकसभा में सदस्यों की संख्या, लोकसभा में सदस्यों की संख्या, लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम कितनी होती है? वो होती है अधिकतम 552। लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो अधिकतम संख्या है इसकी 552। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। 552, जिसमें से क्या होता था पहले कि 550 तो किससे चुने जाते थे? 550 तो चुने जाते थे, 550 तो चुने जाते थे, निर्वाचित होते थे। 550 क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। और 2 एंग्लो इंडियन को क्या करते थे? राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। और 2 सदस्यों को क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। जो क्या होते थे? एंग्लो इंडियन होते थे, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इनको हटा दिया गया है। अर्थात मनोनीत सदस्य को लोकसभा से, लोकसभा में मनोनीत सदस्य को हटा दिया गया है। वर्तमान में जो मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में, इसको हटा दिया गया है। तो अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है। इसमें से 550 तो निर्वाचित किए जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उसको वर्तमान में हटा दिया गया है। अब राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं किया जाता है। अब बात करें सबसे ज्यादा कहाँ से, तो सबसे ज्यादा लोकसभा में सदस्य कहाँ हैं? यूपी से हैं। सर्वाधिक लोकसभा में सदस्य वो कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। वो है 80। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 80 सदस्य चुने जाते हैं। सर्वाधिक कहाँ से चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी से चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं? 80। और राजस्थान से जो चुने जाते हैं, राजस्थान से लोकसभा सदस्य, राजस्थान से लोकसभा सदस्य कितने हैं? वो है राजस्थान से लोकसभा सदस्य 25। राजस्थान से कितने हैं? 25। लोकसभा सदस्य कितने हैं?
25। सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोकसभा में सदस्य कहाँ चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से 80 चुने जाते हैं, राजस्थान से 25 चुने जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाए राज्यसभा में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो आंसर आएगा 10। और लोकसभा में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो आएगा 25। और प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान से संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 10 तो राज्यसभा के, 25 लोकसभा के, कितने हो गए? 10 प्लस 25 बराबर 35 सदस्य संसद में चुने जाते हैं, जिसमें से 10 राज्यसभा में और 25 लोकसभा में चुने जाते हैं। इसके अलावा तीन राज्य ऐसे हैं तीन राज्य ऐसे हैं तीन राज्य ऐसे हैं जहां से दो दो सदस्य चुने जाते हैं। तीन राज्य ऐसे हैं जहां से लोकसभा में तीन राज्य ऐसे हैं जहां से लोकसभा में दो दो सदस्य चुने जाते हैं चुने जाते हैं। तीन राज्य ऐसे हैं जहां से क्या होता है, लोकसभा में दो दो सदस्य चुने जाते हैं। तो एक तो है नागालैंड, दूसरा राज्य है मिजोरम, और तीसरा राज्य है सिक्किम। यहां से लोकसभा में दो दो सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तीन राज्य ऐसे हैं जहां से दो सदस्यों का लोकसभा में निर्वाचन किया जाता है, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। इसके अलावा पांच राज्य ऐसे हैं जहां से पांच राज्य ऐसे हैं जहां से एक एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। पांच राज्य ऐसे हैं जहां से एक एक सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। वो है, एक की बात करें, मेघालय, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है गोवा, चौथा है त्रिपुरा, और एक है अरुणाचल प्रदेश। पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। जो हमने 8 राज्य राज्यसभा में एक एक सदस्य के लिए पढ़े थे, उसमें से 5 राज्य तो ऐसे हैं लोकसभा में भी एक एक चुना जाता है, लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं जिनसे लोकसभा में दो दो चुने जाते हैं, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम से तो दो दो सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन मेघालय, मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश से, इन 5 राज्यों से एक एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। इन लोकसभा के चुनाव में क्या होता है, लोकसभा के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, जनता के द्वारा ये प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा का जो निर्वाचक मंडल होता है, राज्यसभा का जो निर्वाचक मंडल होता है, राज्यसभा का निर्वाचक मंडल, इसमें कौन शामिल होते हैं? इसमें होते हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य।
निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा का जो निर्वाचक मंडल होता है, राज्यसभा का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन शामिल होता है? राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जनता द्वारा नहीं किया जाता। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो एमएलए होते हैं वो क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। राज्यसभा का जो सदस्य कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो इसकी जो पद्धति होती है, निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा राज्यसभा के सदस्य की निर्वाचन पद्धति की बात करें तो निर्वाचन पद्धति होती है, उस पद्धति का नाम है निर्वाचन पद्धति होती है उस पद्धति का नाम है उस पद्धति का नाम है निर्वाचन पद्धति का आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन की पद्धति क्या होती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। पद्धति का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। जो राज्यसभा है वो क्या होती है? राज्यसभा का कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो क्या होता है? 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। तो क्या होता है कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन हर 2 साल बाद क्या होता है? जो इनका कार्यकाल होता है, जिनका 6 वर्ष पूरा हो जाता है, तथा प्रत्येक 2 साल बाद क्या होता है? जो 2/3 सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वो हट जाते हैं, उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं। इस प्रकार ही लगातार चलता रहता है। इस प्रकार राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसको 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है। अधिकतम संख्या 552 होती है लोकसभा में। वर्तमान की बात करें, लोकसभा में 543 सदस्य हैं और लोकसभा में जीतने के लिए कितना चाहिए? 50% से एक जाता तो 272 सदस्य जिस भी पार्टी के पास होते हैं वो पार्टी क्या बनाती है? अपनी सरकार बनाती है। वो पार्टी क्या बनाती है? अपनी सरकार बनाती है। और ये लोकसभा होती है वो क्या होता है? स्थायी सदन होता है। 5 वर्ष बाद चुनाव आते हैं, अर्थात इनका विघटन हो जाता है। इनको 5 वर्ष पहले भी विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इनका विघटन किया जा सकता है, लेकिन इसका विघटन नहीं होता है। ये प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 2/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में क्या है? अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग है। अनुच्छेद 82 में क्या है? अनुच्छेद 82 में है परिसीमन आयोग। क्या है? परिसीमन आयोग। अनुच्छेद 82 में क्या है? परिसीमन आयोग है। अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग की बात की गई है। और जब भी जनगणना होती है, प्रत्येक जनगणना के बाद केंद्र सरकार के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। ये क्या करता है? जनगणना हो गई, जनगणना के बाद जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका परिसीमन करने का कार्य परिसीमन आयोग करता है। इस परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। एक तो किया गया है 1952 में, एक किया गया है 1962 में, एक किया गया है 1972 में और एक किया गया है 2002 में। जब 2002 में किया गया, इसमें कहा गया था कि 2001 की जो जनगणना है उसके आधार पर ही क्या करेंगे? लोगों जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका परिसीमन करेंगे।
और जो 2002 में जो परिसीमन आयोग बनाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस कुलदीप सिंह। तो हम बात करते हैं आगे। अनुच्छेद 82 में क्या है? परिसीमन आयोग। अनुच्छेद 82 में क्या है? परिसीमन आयोग है। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जो राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का भी परिसीमन करता है। अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग है, यह क्या करता है? जैसे जनगणना होती है, जनगणना के बाद लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का क्या करता है? ये परिसीमन करता है, उन क्षेत्रों का बंटवारा करता है। केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी केंद्र सरकार के द्वारा गठित परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 में है। परिसीमन आयोग के अनुसार को न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो परिसीमन आयोग है जिसने अनुशंसाएं की है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया और उसने लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों के लिए परिसीमन कर दिया गया, इस सीमा को उठा के उसमें जोड़ दिया, उस सीमा को उसमें अलग कर दिया, अर्थात क्षेत्र का बंटवारा कर दिया, तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो इन्होंने परिसीमन किया है वो मान्य होगा, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है। 1952 में पहला, 1962 में दूसरा, 1972 में तीसरा और 2002 में चौथा परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन आता है 1976। इसमें क्या किया गया? लोकसभा सीटों को संख्या 2001 तक निश्चित कर दी गई। क्या कर दी गई? निश्चित कर दी गई। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें यह बताया गया कि 2001 तक जो भी चुनाव होंगे वो जो सीटें हैं वो फिक्स है, तब तक उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह बताया गया कि लोकसभा के जो चुनाव होंगे और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो सीटें फिक्स है वही रहेगी और जो लोकसभा क्षेत्र है वो उसी में आएगा, अर्थात उसमें 2001 तक कोई चेंज नहीं किया जाएगा। जो लोकसभा की सीटें हैं वो 2001 तक जो स्थायी है, जैसे राजस्थान से 25 है तो 25 ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। 84वां संविधान संशोधन 2001 में होता है, उसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या को 2026 तक निश्चित कर दिया गया। और 84वां संविधान संशोधन 2001, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कब की गई? 2001 में। और जब ये यहाँ तक का मामला समाप्त हो गया कि 2000 तक लोकसभा के क्षेत्रों में और निर्वाचन क्षेत्रों में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, यही सदस्य संख्या रहेगी, यही सीटों की संख्या रहेगी, तो जैसे 2001 आया तो उसमें 84वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में। और 84वां संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से ये बताया गया कि 2026 तक लोकसभा की सीटें और राज्य विधानसभा की सीटों में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, यही लोकसभा की सीटें रहेगी, यही राज्य विधानसभा की सीटें रहेगी, अर्थात 2026 तक इनको निश्चित कर दिया गया। इसमें यह कहा गया कि हम क्या करेंगे? चौथे परिसीमन आयोग का गठन का प्रावधान था। और इस संविधान संशोधन में यह भी बताया गया है कि लोकसभा की सीटें और राज्य विधानसभा की सीटें 2026 तक यही रहेगी जो पहले थी भूतकाल में, वही वर्तमान में रहेगी, इसमें कोई 2026 तक कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि 2000 में क्या करेंगे? हम 2001 या 2 में क्या करेंगे? चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, ये भी बताया गया, जो क्या करेगा? लोकसभा के क्षेत्रों का और राज्य विधानसभा के क्षेत्रों का परिसीमन करने का कार्य करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? चौथे परिसीमन आयोग का गठन करेंगे, ये भी बताया गया। इसके अलावा यह 1991 की जनसंख्या के आधार पर राज्यों में सीटों की संख्या में बदलाव किए बिना निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन करेगा। इसमें बताया गया 84वां संविधान संशोधन 2001 में कि जो चौथा परिसीमन आयोग बनेगा वो क्या करेगा? जनसंख्या कौन सी लेगा? 1991 की जनसंख्या को आधार में लेगा और राज्यों में जो सीटें की हैं, सीटों की संख्या है, उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। और क्या करेगा? बिना निर्वाचन क्षेत्रों का बदलाव की पुनः समायोजन करेगा, कि सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं करेगा। इसने कहा कि जनसंख्या का आधार क्या रहेगा? 1991 की जो जनसंख्या गिनी गई थी, जनगणना की गई थी, 1991 की जनगणना, 1991 की जो जनगणना की गई है, लोगों की संख्या जनगणना की गई है, उसके आधार पर क्या करेंगे? इस जनगणना के आधार पर क्या किया जाएगा? 1991 की जनसंख्या के आधार पर ही क्या किया जाए? सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और जनसंख्या का आधार 1991 में रहेगा। और क्या किया जाएगा? निर्वाचन क्षेत्रों का
पुनः समायोजन किया जाएगा। इसी जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का पुनर्निर्धारण परिसीमन आयोग करेगा। और जो SC और ST के लिए जो सीटें निर्धारित की गई है उसकी जनगणना का आधार भी क्या रहेगा, 1991 की जनगणना रहेगी। उसी के आधार पर उनके सीटों का समायोजन किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा। 87वां संविधान संशोधन 2003, इसमें कहा गया कि चौथा परिसीमन आयोग ने 1991 के स्थान पर 2001 की जनगणना का प्रयोग किया। 87वां संविधान संशोधन किया जाता है 2003 में। इसमें यह कहा जाता है कि 1991 की हमें जनसंख्या का प्रयोग नहीं करना है, हमें 2001 की जो जनगणना की गई है, 1991 की जगह किसका प्रयोग करना है, हमें 2001 की जो जनगणना की गई है उस जनसंख्या का हमें क्या करना है, उस जनसंख्या का हमें निर्वाचन क्षेत्रों का प्रयोग करना है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए 2001 की जनगणना का प्रयोग करना है। 84वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि 1991 को हमें आधार मानना है, लेकिन 87वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया और इसमें कहा गया कि जो चौथा परिसीमन आयोग है वह 1991 के स्थान पर कौन सी जनसंख्या को लेगा, 2001 की जनसंख्या को जनगणना को आधार मानेगा। और 2002 में चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे। और 2002 में क्या बनाया गया, 2002 में परिसीमन आयोग, चौथा परिसीमन आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति जस्टिस कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे। तो हमें अध्यक्ष का नाम ध्यान रखना, चौथे परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन थे, चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे। और ये कब बनाया गया, 2002 में बनाया गया। तो हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने किसकी बात की, संसद की बात की, संसद, राज्यसभा और लोकसभा की बात की। और हमने परिसीमन आयोग की बात की कि किस प्रकार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है, किस क्षेत्र को जोड़ा जाता है, किसको बाहर निकाला जाता है, यह परिसीमन आयोग के ऊपर होता है। और परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। धन्यवाद।